स्वागत है आप सभी का जैक बोर्ड एकेडमी के महामंच पे, जहां आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज हमारे मॉडल सेट सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं सबको हम लोग देखेंगे। यदि अभी तक आप ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं और चाहते हैं कि आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समय को ना जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सेक्शन ए, यहाँ पर सेक्शन वाइज डिवाइडेड है और सेक्शन ए में टोटल हमारे पास 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाएगा और इसी के रिगार्ड में हम लोग को क्या करना है, आंसर मार्क करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। 16 दिन 16 मैराथन में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। यदि अभी तक आप 16 दिन 16 मैराथन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट से 16 दिन 16 मैराथन का लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिएगा कितना इजी सा सवाल पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम वैरीज। वैरीज का मतलब होता है कि किस तरीके से बदलता है। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो किस तरीके से बदलता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और डिस्टेंस के साथ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो हमारे पास ऑप्शन में क्या जाएगा, 1 बाई में r स्क्वायर। देखिए यही पूछा था, 1 बाई में r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में r स्क्वायर। बिफोर बबीता जी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और फाई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और डी ए क्या है, हमारा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2026 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंफर्म है कि एक सवाल पूछेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से हम एस आई यूनिट निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर एरिया वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा पहला यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है हमारा वोल्ट पर मीटर, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर से मीटर कटेगा तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो हमारे पास 2 यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। पहला है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये भी हमारा बिफोर बाहुबली। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो सकता है कि आपको एग्जाम में घुमाने के लिए ये ऑप्शन ना दे करके आपको दे देगा वोल्ट मीटर, तो आपको ये यूनिट भी याद होना चाहिए। अब देखिए थर्ड नंबर सवाल जो है वो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ये जो सवाल है वो जनरली बहुत सालों में पूछा हुआ है, आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। देखिए क्या बोलता है कि हमको जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, और कहां पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। परपेंडिकुलर बाय सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिएगा क्या बोल रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन को ही दूसरा नाम लिख करके दिया है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मेरा जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अनीता जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो चार्ज है, और इससे हमारा क्या किया गया है, डिस्कनेक्टेड
फ्रॉम बैटरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया और फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो प्लेट्स आर पैरेलल अपार्ट बोल रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जब यहाँ पर बैटरी से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, चलिए बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पर दोनों को हम कर देंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज। वैसे तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जब दोनों प्लेट्स को हम लोग दूर ले जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस जो हमारा है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कब, हमारा डिस्टेंस बढ़ने पर वैसे तो कैपेसिटेंस घटता है, लेकिन यहाँ बैटरी को क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, हमारा जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है, बोल रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड। हमारे पास अभी तक जो सवाल था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, अब हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम ओम्स लॉ पढ़ाए थे उस समय क्लियर लिखे थे कि यहाँ पर जो होगा फिजिकल कंडीशन जो होगा वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। कौन कौन सा फिजिकल कंडीशन, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बात की थी, फिर हमने प्रेशर का बात किया था, और फिर हमने स्ट्रेंथ का बात किया था। जितने भी हमारे फिजिकल कंडीशन है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पहला ही ऑप्शन दे दिया है। हमारा ओम्स लॉ तब वैलिड होगा, तब काम करेगा जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। ए फॉर अनीता। तो देखिए अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में श्योर है कि आएगा रेसिस्टिविटी का सवाल। और रेसिस्टिविटी कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, हमने ये तो देख लिया है 16 दिन 16 मैराथन में। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पर और साथ ही साथ डिपेंड करता है टेम्परेचर के बाद और किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्या लेंथ पर डिपेंड करता है, नहीं। फिर क्या बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन शेप, नहीं। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, बी फॉर बाहुबली। देखिए अगला क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल हमारे पास है कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है, चार्ज है, भी क्या है, चार्ज का रफ्तार है, चार्ज का वेलोसिटी है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग कमेंट में बताइए क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तब तक हम आगे इस सवाल को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारा जो फोर्स का वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगा, हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, 1। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो कितना डिग्री में होता है, हम बोलेंगे कि साइन 90 डिग्री में। कितना डिग्री में, साइन 90 डिग्री में। और जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। जो सवाल एक्सप्लेन करने वाला होगा उसको हम एक्सप्लेन करके चलेंगे। हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आया,
90 डिग्री। अभी तक हमने क्या देखा है कि ऑप्शन ए और बी ही ज्यादा आ रहा है। तो क्या अगर हम कोई सवाल को नहीं जानेंगे तो ए और बी मार देंगे तुक्का? नहीं, ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है हो सकता है वहां पर वो ना हो। जब भी हम लोगों को तुक्का मारना है तो थोड़ा सा लॉजिकल तुक्का मारेंगे। कैसे मारेंगे? कोशिश करेंगे उस सवाल से ऑप्शन को रिलेट करने का, और रिलेट करने के बाद चार में से कम एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और जो हमारे पास दो ऑप्शन बच जाएगा उस पर हम लोग तुक्का मार सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है वो, अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो 50% चांसेस हो जाएगा आपका सही होने का। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन को देख करके तुक्का मारते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सही होने का चांस है वो कितना रहेगा, 25%। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी जब भी तुक्का मारना है तो आपको जो है वो पहले क्वेश्चन से ऑप्शन को रिलेट करना है, और रिलेट करने के बाद आपको जो है वो चार में से कोशिश करना है कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे। अगर आप तीन को कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा एक, वही हमारा आंसर होगा। बोलिए है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल पूछा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कितना आसान सवाल है। अभी अभी हम आपने आपसे पूछ रहे थे कि हमको कमेंट में बताइए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला। अगर आपको पूछे वेबर जो है वो किसका यूनिट है, तो ये हमारा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये हमारा किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये देखिएगा, ये जो हमारा है वो किसका यूनिट है, हेनरी जो यूनिट होता है वो इंडक्टेंस का। ये जो हमारा है वो किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का। अब इंडक्टेंस का कोई भी टाइप हो, कितना टाइप का इंडक्टेंस होता है, दो ही टाइप का तो इंडक्टेंस होता है। एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस, और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो ही टाइप का इंडक्टेंस होता है। अब बताइएगा कि ये जो गॉस जो है वो किसका यूनिट होता है, गॉस सीजियस यूनिट होता है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि ये जो है वो किसका यूनिट होता है। आगे हमारे पास क्या सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जब किसी मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यहाँ पर जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी बनता है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोल दे कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा टॉर्क। क्या आएगा, टॉर्क। लेकिन कह दे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उस कंडीशन में आपके पास आएगा फोर्स प्लस में टॉर्क। फोर्स के साथ क्या आएगा, टॉर्क। तो यहाँ पर हमारे पास बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टॉर्क। देखिए अभी तक ज्यादा ऑप्शन जो सही हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए और बी। पर हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि वो ए और बी में ही होगा, पहले आपको रिलेट कर लेना है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टॉपिक से जनरली हमने क्या देखा है कि कुछ सालों से सवाल नहीं पूछा है, और अगर मॉडल सेट में इस टॉपिक को हाईलाइट किया है, कौन सा टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हाईलाइट किया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से सवाल पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जो सवाल मॉडल सेट में होते हैं जरूरी नहीं है कि फाइनल एग्जाम में आ जाए, हाँ, लेकिन जिस टॉपिक से सवाल मॉडल सेट में होते हैं उस टॉपिक से फाइनल एग्जाम में सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए आप फाइनल एग्जाम में जब भी जाएंगे तो जो जो टॉपिक मॉडल सेट में है उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी बीच पॉइंट से सवाल उठा करके पूछ सकता है। तो बोल रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। किसके कारण होता है, तो हम बोलेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है
वो क्या आयरन के कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, क्या हमारा मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द अर्थ होता है, या ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता है? चलिए बताइए। नहीं मालूम, हम बता देते हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके कारण होता है, मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द अर्थ। लेकिन आपको भी याद होना चाहिए, साथ साथ में रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ, कहना चाहता है कि लेंज लॉ कौन से नियम को फॉलो करता है? तो हम कहेंगे कि लेंज लॉ जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को लेंज लॉ फॉलो करता है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। क्या चार्ज चार्ज मास और न्यूटन्स लॉ से इसका कोई नाता नहीं है? ऑप्शन भी ऐसा ऐसा सेट किया है ना कि कह सकते हैं कि एक नीचे जिसका 50% 30% आने वाला है वो बच्चा मार सकता है हिसाब। फिर क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई जिसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो इसमें भी ऐसा ऐसा ऑप्शन बनाया है ना, बोल दिया है ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ, ये सब सिद्धांत पर थोड़ा सा अच्छा अच्छा वाला ऑप्शन भी बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज करे। जैक बोर्ड इतना आसान ही कर दिया है, पूछो मत, इसीलिए तुम लोग पढ़ता भी नहीं है। बोलो सही बात है कि नहीं? पढ़ो भाई पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, टोटल हमारे पास 25 सवाल है, आधा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही कम समय में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर, इंडक्टर में जो पावर होता है वो क्या होता है? तो हम कहेंगे कि इंडक्टर में जो पावर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इंडक्टर में जो पावर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो। याद रखिएगा कि अगर आपको रेसिस्टर के लिए पावर का वैल्यू पूछेगा, ये हो जाएगा आई नॉट वी नॉट बटा में 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आई नॉट बाई में √2 गुना में वी नॉट बाई में √2, और इसी को लिख करके देता है आई नॉट बाई में √2 को कहते हैं हम लोग आई आर एम एस, और वी नॉट बाई में √2 को हम लोग कहते हैं वी आर एम एस। ये तो रेसिस्टर का कहानी हो गया। लेकिन अगर आपको पूछ दे, मान लेते हैं कि अगर आपको पूछ दे, क्या पूछेगा कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है, अगर हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में पावर क्या होता है? तो हम कहेंगे जीरो। हम यहाँ पर जितनी भी बातें बता रहे हैं वो सारा का सारा एवरेज पावर की बात बता रहे हैं। अगर आपको कह दे कि इंडक्टर में पावर का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, जीरो, जो हमने यहाँ पर मार्क किया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान से देखना है, इसी में स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज करता है। पूछा है नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है? बहुत ही 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसमें से 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है, और जो प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है उसी को यहाँ से हम लोगों को चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है? फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल सकता है? तीसरा में बोल रहा है कि दे आर ट्रांसवर्स वेव। अब जैसे मैंने ट्रांसवर्स वेव देखा तो हमको याद आया, क्या याद आया कि ऊपर लॉन्गिट्यूडनल। अब एक वेव तो एक ही टाइप का होगा भाई, इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो बी और हमारा डी है वो सही होगा। हमारा गलत कौन सा होगा, या तो ए होगा या तो सी, क्योंकि वेव है तो कोई एक ही टाइप का होगा, या तो लॉन्गिट्यूडनल या तो ट्रांसवर्सल। तो हम एग्जाम में ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हमारा जो लाइट जो है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारा वैक्यूम में भी चल सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी है, और साथ ही साथ इसका स्पीड जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड, जिसे हम लोग फॉर्मूला के तौर पर लिखते हैं 1/√μ0 तो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहेंगे कि ये जो मेरा ए नंबर प्रॉपर्टी है, ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मेरा ट्रांसवर्स वेव है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सोर्स है। हम पहले बोलते थे स्टूडेंट को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से ज्यादा 3 नंबर का सवाल आ सकता है। लेकिन इस बार देखो कि 2 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया है, और जाहिर सी बात है कि 2 से 3 नंबर आपका सब्जेक्टिव में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, टोटल 4 से 5 नंबर का आपका जो सवाल है वो यहाँ पर फंस रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सोर्स है, और हमारे पास ऑप्शन में है क्या, स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का मतलब होता है जो रुका हुआ है, रेस्ट में है, जो क्या है, रेस्ट में है। फिर बोल रहा है कि क्या एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, फिर बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज होता है, फिर बोल रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आखिर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा, दूसरा कंडीशन है कि चार्ज हमारा मोशन में होगा, और तीसरा कंडीशन है कि चार्ज जो हमारा है वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, और इन तीनों कंडीशन में क्या क्या बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है वो चार्ज का पोर्शन है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो टेबल है, यह जो डब्बा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार बोला है कि जो टॉपिक मॉडल सेट में है, जरूरी नहीं है कि वही सवाल एग्जाम में आ जाए, हाँ, पर इस टॉपिक से सवाल रिलेट करके आता है। तो अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएगा। अगर मोशन में होगा, कौन सा मोशन, यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ईएमडब्ल्यू नहीं बनाएगा। लेकिन जब एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपके ऑप्टिक्स चैप्टर का सवाल है। कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक जो आपका है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पर आपने पढ़ा था हीरे की चमक, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। क्या आपको याद है? तो उसी टॉपिक से सवाल पूछा है कि वहां पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारा जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है। तो हम कहेंगे कि एंगल बनता है 90 डिग्री का, है कि नहीं? आपको भी याद होगा, हमने पढ़ाया है, बहुत ही गर्दा तरीके से पढ़ाया था। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, जितना भी आगे कह दो, इतना इजी तरीके से, इतना आसान तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया है कि पूछो मत। ऐसे तो जो मेरे ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट है वो तो जानता ही है, बहुत ही आसान भाषा में लैंग्वेज कॉमन करके, और भी जो डेफिनेशन नहीं आते हैं उसको हिंदी में लिखवा करके, जहां तक हो सके बिल्कुल ही आसान भाषा में हमने आपको क्या करवाया है, नोट्स बनवाया है। पूरे क्लास 12 फिजिक्स का जो विद्यार्थी 11th में है उनका 11th का आपको एक हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि 15 दिसंबर से, वैसे तो क्लास 12 का क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो गया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके, देखिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके कांटेक्ट में क्लास 11 का जो विद्यार्थी है जो चाहता है कि हम क्लास 11 में अच्छा मार्क्स लाएं, तो उसके लिए
15 दिसंबर से जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो आपके कांटेक्ट में जो भी विद्यार्थी होंगे आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सवाल तो हो गया। देखिए ज्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की कहानी को खत्म करेंगे। पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस। देखो, और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या बोल रहा है कि इसमें जो इमेज बनता है, कौन सा इमेज, यहाँ बोल रहा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनेगा? तो वर्चुअल इमेज हमारा तब बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां कहां पर होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कहां पर होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। मेरा जो ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट है इसको देख करके उड़ा देगा। इस टाइप का कोई भी सवाल पूछे, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, सब उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मैंने ट्रिक दिया है और यह ट्रिक मिरर का, लेंस का, जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है, हर जगह पर काम देता है और इतना आसान कर देता है टॉपिक को कि पूछो मत। तो वैसे तो अभी ट्रिक का जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं ट्रिक सीखना तो आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा और नहीं तो फिर पेड बैच में ज्वाइन होना होगा। हम आपको यूट्यूब पर ट्रिक बता सकते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बोलो होगा कि नहीं? नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जिसे हम लोग किससे डिनोट करते थे? बीटा। अभी तक हमने इतना सवाल क्या क्या एक भी सवाल है ऐसा जो हमने नहीं पढ़ा है? सारा का सारा तो पढ़ा हुआ सवाल है। फ्रिंज विथ बीटा जो होता है वो होता है लेमड़ा डी अपॉन में डी। हमने कहा था कि ये पूरी 12वीं क्लास का सबसे लंबा डेरिवेशन है, लेकिन सबसे आसान तरीके से हम आपको बना करके दिखाए थे। बोले थे कि जो पार्ट आधा है उसी को सेम टू सेम उतार देना, एकदम आसान तरीके से हमने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ बीटा है हमारे पास क्या क्या बोला है? बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। दूसरा पूछ रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तीसरा बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। और हमारे पास चौथा जो है वो क्या बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो बोलिए तो हमारे पास जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? हमारे पास इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? तो हमारे पास इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? जल्दी से बताइएगा। पानी हम देख रहे हैं, पानी खत्म हो गया है। देखिएगा, आज तो पानी भी ला करके नहीं रखा है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये जो बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा है जिसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये इसे हम पहला पॉइंट बोल सकते हैं। हमारा जो बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है। और कैपिटल डी क्या होता है? डिस्टेंस। किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है? स्क्रीन। किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है? स्क्रीन। और हमारा जो छोटा डी है, हमारा जो छोटा डी है वो होता है डिस्टेंस होता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच का होता है? हमारा ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सोर्स के बीच का होता है। किसके किसके बीच का होता है? दोनों सोर्स के बीच का होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। स्लिट नहीं, स्क्रीन। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो सोर्स जो है वो हमारा जो स्लिट जो है इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये तो 1 में है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? वेवलेंथ और स्क्रीन के साथ। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? स्क्रीन वाला जाएगा। ये हमारा वेवलेंथ में बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वेवलेंथ के साथ कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास बोल रहा है कि पोलराइजेशन प्रूव्स दैट। हम प्रूव करने वाला में हम आपको दो ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। अगर आपको पोलराइजेशन बोलता है तो पोलराइजेशन के कंडीशन में आपके पास जो आएगा वो ट्रांसवर्स वेव आएगा। लेकिन आपको अगर बोल दे डाइफ्रेक्शन, जिसे आप डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं,
अगर आपको बोल दे डायफ्रैक्शन क्या प्रूव करता है, तो डायफ्रैक्शन जो हमारा है वो प्रूव करता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है। तो हम ये जो प्रूव करता है कि लाइट हमारा जो है वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किन पर बातों पर, कौन से फिनोमिना को प्रूव करता है, किस फिनोमिना से रिलेटेड है, तो ये जो हमारा है वो रिलेटेड है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव है कौन कौन सा, डायफ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन में लाइट नहीं चलता है, इसी बात को प्रूव करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है हमारा पोलराइजेशन ऑफ, सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और अगर आपको पूछ दे पोलराइजेशन तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव। तीन ऑब्जेक्टिव आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है 21। अब ज्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। फोटो, अरे जो अभी बताए वही आ गया। अभी हमने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमने कहा था कि ये जो सवाल है वो बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। देखो आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। हमने मॉडल सेट पहले जो है वो चेक नहीं किया था, जब स्टार्टिंग में आया था उसी समय थोड़ा थोड़ा सा देखे थे, ऊपर ऊपर से हमको तो आइडिया भी नहीं था। क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात किया, देखो दो दो सवाल भर भर के दिया है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किन बातों पर डिपेंड करता है जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, या एरिया ऑफ कैथोड पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो क्या है, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 24 बोल रहा है हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम की जब भी बात करेगा तो ये किससे रिलेटेड है, बोहर एटॉमिक मॉडल से। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम एटम में हाइड्रोजन का है, हीलियम एटम में अगर हम लगा रहे हैं बोहर का मॉडल, तो उस कंडीशन में हमें हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक निकाल देंगे तो एक बचेगा, उसमें भी ये हमारा बोहर का मॉडल काम करेगा। जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसी में बोहर का मॉडल काम करेगा। तो ये जो हमारा है इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कभी कभी क्या करता है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कह देता है कूलम फोर्स। कौन सा फोर्स बोल देता है, कूलम फोर्स। तो अगर आपको कूलम फोर्स लिख करके दे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिख करके दे, आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। फिर देखिएगा मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस। देखो जब हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो बोल दिए थे कि मास डिफेक्ट से 100% है कि सवाल आएगा। और ध्यान दीजिएगा कि मास डिफेक्ट से जो है वो सवाल आएगा। हमने वहां पर लिख दिया था कि 2026 में सवाल समझ लो छप गया, और आज फिर से बोल दे रहे हैं 2026 में ये सवाल छप गया कि हमारा मास डिफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो हमारा है वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। और ध्यान दीजिएगा मास डिफेक्ट के जस्ट बाद हमारे क्लास में पढ़ाया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो यह मास डिफेक्ट बोले या बाइंडिंग एनर्जी बोले 100% वहां से सवाल आएगा तो आएगा। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि ए जेनर डायोड, जेनर डायोड की जब भी बात करता है तो पूरे फिजिक्स का सबसे ये लास्ट टॉपिक है, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर जो लास्ट चैप्टर है उसके सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। जेनर डायोड,
जेनर डायोड का काम है रेक्टिफिकेशन करना। क्या करना काम है? रेक्टिफिकेशन करना। अगर आपको जेनर डायोड का कंप्लीट नॉलेज लेना है तो आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना होगा। ठीक है, तो आज हमारा 25 के 25 शानदार जितने भी सवाल थे हमने किया। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, और हमारा जो नेक्स्ट जितना भी है एक लेक्चर आएगा जिसमें हमारा मॉडल सेट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में टोटल जो है वो आपके पास 6 सवाल देखने को मिलेंगे और 2-2 नंबर वाले। अब ये 2-2 नंबर जैक ने इतना वाहियात किया है, क्या किया है कि जो सवाल 1 नंबर का है उसी को 2 नंबर में हम लिखेंगे उतना ही और मिलेगा 2 नंबर। कह सकते हैं कि ये जो हमारे लिए है वो प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसलिए लिखना कम है और नंबर भर के लेना है। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए ओके बाय।